अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में थोड़ा आज हमें कहते हैं ना बोरिंग भी हो रहा है, क्योंकि मैच जिस दिन नहीं होता तो थोड़ा सा तरह ही फील होता है। लेकिन फिर भी जनाब कल जो मैच हुआ और लाहौर कलंदर्स ने तो लगता है धाक बिठा दिया। आउटस्टैंडिंग बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज उनकी। पहले पेशावर को आउट क्लास किया और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो चारों शाने चित किया, 90 रन पे ढेर कर दिया एक ऐसी बैटिंग लाइन को जो लग रहा था जैसे बड़ा कंपेटिटिव मैच हो सकता है। और कल जनाब आज के एक दिन आराम के बाद कल पिंडी में मेला सजेगा। आई होप के तमाम पिंडी बॉयज पहुंच जाएंगे स्टेडियम में। और कल जनाब कराची किंग्स और पेशावर के दरमियान एक बहुत अहम मैच है, क्योंकि जो इस वक्त टेबल सिचुएशन है, कुछ देर में आपको पॉइंट्स टेबल दिखा भी देते हैं। अब किसी टीम के पास स्पेशली जो टॉप 4 में है, ये जनाब आपके सामने आ गया लाहौर नाउ नंबर 1 टीम विद 8 पॉइंट्स। इसी तरह मुल्तान सुल्तान, लेकिन इस्लामाबाद के जनाब अभी 6 पॉइंट्स हैं और पेशावर और कराची के 4-4 पॉइंट्स हैं। और अब इन टीमों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है, अभी अपने एक्सपर्ट तनवीर से ही पूछ लेंगे कि कल जो पेशावर कराची का मैच है, आई थिंक दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीतने वाली आगे बढ़ जाएगी और हारने वाली टीम को फिर पीछे ही दौड़ना पड़ेगा और फिर चीज़ अपने हाथ से भी निकल सकती है। ये पॉइंट टेबल आपके सामने है। और लाहौर कलंदर्स जनाब, इनकी जो पतंग है इनके शहर में जैसे बसंत हुआ करती थी उस तरह उड़ी जा रही है। और लास्ट टाइम के चैंपियंस और इस मरतबा 8 पॉइंट से 4 मैचेस इन्होंने जीते, एक ही हारा है और 2 मैच में आउट क्लास किया। रन रेट अगर आप इनका देखें तो शायद कुछ टीमों को तो मिला के 3-4 गए कि ये रन रेट बन सकता है कि प्लस .470। तो जनाब कल के मैच पर और फिर कल आने वाले मैच पर हम तनवीर से बात करेंगे। तो जनाब वहाँ न्यूजीलैंड छाया तो मैसी ने भी जनाब मैदान मार लिए, लेकिन बैक टू पाकिस्तान सुपर लीग में हम मौजूद है तनवीर अहमद। तनवीर 90 रन ऑल आउट और एक बड़ी कामयाबी है। तो लाहौर ने तो अपने होम ग्राउंड पर लगता है कि किसी टीम को हिलने नहीं देना। दैट इज़ इम्प्रेसिव विन। कल हमने बात की थी कि क्या आज लाहौर कलंदर की टीम टॉस जीतेगी, दोबारा बैटिंग करेगी या नहीं करेगी, जो कि मैंने आपसे बोला था कि मुझे जो चांसेस लग रहे हैं कि शायद वो बैटिंग करेगी पहले टॉस जीतने, क्योंकि उनको भी आइडिया शायद नहीं था कि इतने ज़्यादा रन हो गए। और शाहीन ने खुद भी बोला था कि हम 160 170 इतने रन हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। जब उनको ये आइडिया हो गया इतने रन हो गए, इसीलिए उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की। और मतलब जो ओपनिंग स्टैंड मिल रहा है फ़खर जमान की सूरत में, वो बड़ा ज़बरदस्त मिल रहा है। उसके बाद जिस तरह हमने पहले बात की कि सैम बिलिंग्स के आने से, लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हैं ना, आई थिंक उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आप ये देखें कि इनके रन्स बड़े हो क्यों रहे हैं, 2 ओपनर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा खेल रहे हैं। 2 चेंजिंग देखो कितनी ज़बरदस्त की और लाहौर की टीम खड़ी हो गई है, लाहौर की टीम रन्स करने लग गई है, जिसकी वजह से उनको अब फायदा हो रहा है। अब वो ये जो आखिरी 2 मैच जीती है ना लाहौर की टीम, जी, इनको ये भी आइडिया हो गया होगा कि अगर हम 180 190 भी करते हैं तो हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम पकड़ सकते हैं दूसरी टीम को, इसमें कोई शक नहीं है। सिकंदर रजा की एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये रिटेन होने वाला है अगले PSL में, बिल्कुल, क्योंकि उसने जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है इन पिचेस के हिसाब से, और वो नीचे आके जिस तरह कल उसने 22-23 रन की जो इनिंग खेली है, बिल्कुल, इसकी वजह से लाहौर कलंदर को भी बहुत फायदा हो रहा है। राशिद खान नो डाउट वो तो है ही अच्छा, उसके बारे में हर कोई कह सकता है कि ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन सिकंदर रजा जिस तरह पीछे से हाथ रख के छुपा के लाते हैं ना, जब ये बॉल करते हैं, मुझे टेप बॉल का बॉलर याद आया था। उसमें टेप बॉल में भी ऐसे ही कितने बॉलर्स किया करते थे, आपका हाथ चेक नहीं होता। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। जमान खान सर्किल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, हारिस रऊफ जो है वो कहीं नज़र आ रहा है कि एक्सपेंसिव हो रहे हैं, उस तरह विकेट्स नहीं ले रहे। शाहीन आउट क्लास हमेशा ज़बरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने जिस तरीके से विकेट्स लिए, मेरे ख्याल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है। और फिलहाल जिस तरह लाहौर खेल रही है, इससे अब आधे से ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टीम कहीं फाइनल ना जीत जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये टीम फाइनल जीतेगी। अच्छा, ये मुझे पता था, तनवीर मुझे डाउट है किसी और टीम का वो टीम फाइनल जीतेगी। चले मैं उस पर ज़रूर आऊँ। जनाब इस्लामाबाद बिल्कुल जो है वो कल संभल नहीं सकी। तनवीर अब ठीक है, आपका होम ग्राउंड होता है, मैं मानता हूं कि ढोल बज रहे हैं, शोर मच रहा है, आपको पूरी बैकिंग है, लेकिन क्रिकेट तो बाहर खेलनी पड़ती है, हर बॉल पे आपको स्किल्स एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। सो कल आपको लगता है कि ठीक है 200 से ज़्यादा रन बन गए, पर क्या इतने ज़्यादा रन थे? इस्लामाबाद 90 रन पर ढेर हुआ, क्या इसकी खास वजह है? क्या प्रेशर ले लिया या सब लोग जल्दबाजी में आ गए? क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग में एक चीज़ तो मुझे भी नज़र आती है कि चलते हैं तो सब साथ चल जाते हैं, बट जब गिरते हैं तो एक साथ ही गिरते चले जाते हैं और फिर कोई रोकने वाला प्लेयर नहीं है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? रोकने वाला कोई प्लेयर नज़र ही नहीं आता इनकी टीम। जी, ये प्रॉब्लम है। अगर हम गुरबाज की बात करें, अगर हम कॉलिन मनरो की बात करें, अगर हम आज़म की बात करें,
हम रिमेंबर दी नेम की बात, आप आसिफ अली, मैं रिमेंबर दी नेम बोलता हूँ हमेशा, रिमेंबर दी नेम की बात करें। आप क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि वो उन्होंने जब वर्ल्ड कप में वो जन्नत मन्नत को छक्के मारे थे, ठीक है, वो तो वैसे ही उस बेचारे का गेंद नहीं पहुंच रहा, उसके बाद लोगों ने रिमेंबर दी नेम, वो खुद भी रिमेंबर दी नेम, तो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वीडियो। भाई रिमेंबर दी नेम का मतलब पता क्या होता है कि अगर कोई लड़का परफॉर्म करे, इतना ज़बरदस्त मैच जितवाए, रिमेंबर दी नेम का मतलब आगे चल के भी इसको याद रखिएगा, ये इस लेवल का प्लेयर है। तो मैंने तो हमेशा कार्लोस ब्रैथवेट को याद रखते हैं। मैंने तो देखा कि नहीं, मेरे हिसाब से कार्लोस ब्रैथवेट भी रिमेंबर दी नेम था ना, ठीक है। रिमेंबर दी नेम मेरी नज़र में वो होता है, वो नहीं होता कि जिस दिन उसने मैच जितवाया ये रिमेंबर दी नेम रखें, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आपकी क्रिकेट के अंदर ऐसा टाइम आता है जिससे आप बहुत ही टॉप क्लास की परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद आप हाई लेवल पे चले जाते, बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ की वजह से। लेकिन मुझे पता था इनमें कोई एबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं अब बात करता हूँ जी रिमेंबर दी वर्ल्ड कप का मैच जितवाया था और 2-2.5 मैच था। हाँ, तो जन्नत ने वो उसको सीधा मुंह पे बोल दी थी। देखिए मैंने कल आपसे बात क्या की थी, रिमेंबर दी ने और आजम खान, इन दोनों ने अगर लाहौर कलंदर के खिलाफ रन्स किए, आजम को तो मैंने बोला था आधे रन्स भी कर ले, जो कोयटा के खिलाफ किए ना उसके आधे रन्स भी कर ले, ठीक है, मैं मानूंगा। देखिए स्किल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और अच्छी स्किल्स हैं इनके अंदर, और ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है कि ये टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ रन्स करेगा, वो जो कि वो नहीं कर सका, वो मुझे पता भी था कि कम चांसेस है जो है वो रन्स करने के, ठीक है ना। तो बात ये है कि इनके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। 200 रन्स करने का मतलब पता क्या होता है? 200 रन्स करने का मतलब ये है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर होते हैं जो मैच को लेके चलें। 200 रन्स मार के नहीं होते। 200 रन कैडमर साइम अयूब ने एफर्ट किया था। 200 रन इकोनॉमी के साथ होते हैं, 8-10 इकोनॉमी के 9 के साथ लेके चलने के, हिटे मार के नहीं होते। आप सारे हिटे मारने चले गए जिसकी वजह से फारिग हो गए। अच्छा 240 के पीछे पेशावर, देखिए 240 वाली समझ भी आती है कि 240-41 रन करने, वहां 90 आउट हो जाए समझ में आती है कि आपको कुछ करना ही था। ऐसी बात है, 200 तो चेजेबल थे, 200 चेजेबल थे। और कितने 50-51 पे एक आउट हुआ था, 53 पे एक आउट था, गुरबाज अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, उसके बाद लाइन लग गई, ठीक है। तो बात ये है कि अच्छा तनवीर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, कम बैक टू दिस। आप बोलते हैं जी लाहौर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, मेरा भी अपना एक ख्याल है, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। कभी कभी वो कहते हैं ना, आप क्रिकेट की इस्तिलाह आप क्रिकेटर्स कहते हैं या एनालिस्ट, कि पीकिंग एट द राइट टाइम एंड पीकिंग एट द रॉन्ग टाइम। दे आर प्लेइंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पीकिंग एट द राइट टाइम मैटर्स, यानी आप प्ले ऑफ से पहले फॉर्म में आ जाएं, फाइनल्स में आप क्लिक कर जाएं, जैसे लास्ट टाइम लाहौर ने किया था। उससे पहले मुल्तान का पूरा सीजन ज़बरदस्त था बट वो हार गए। आपकी क्या राय है? इतनी डोमिनेंस होती है तो कहते हैं ना, खामी तलाश करना ही मुश्किल है, बट क्रिकेट है, ऊपर नीचे मैच होता है। मुल्तान पहला मैच हारा, जो जीता हुआ था वो। आपको लाहौर की ये जो कहते हैं ना जो रन है, आपको लग रहा है कि ये फाइनल तक जाएंगे और फिर जीत जाएंगे, या आप इसके अदरवाइज सोचते हैं? देखिए एक्सपेक्टेशन आई थिंक लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है अब लाहौर से, कि उसकी वजह ये है क्योंकि 2 मैचेस जीते और बाकी मैचेस अब लाहौर के अंदर है। वो ये सोच रहे होंगे कि होम ग्राउंड खेल रही है टीम, ये इसने तो अब किसी को आगे लगने ही नहीं और प्लेऑफ और फाइनल भी वहाँ पर है, लाहौर सब कुछ वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी बैटिंग कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ऐसे टाइम पे क्लैप्स करेगी कि उनको नुकसान ना हो जाए। क्योंकि बॉलिंग का तो मैं नहीं कह रहा कि इनको कोई मुश्किलात होंगी, लेकिन जो है जो बैटिंग है वो जो है वो मुश्किल। मुझे इस्लाह याद आ रही है, खासतौर बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि जब कोई खामी नजर आए तो तभी डर लगता है कोई और निकल आए। तो लाहौर बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन बहरहाल ये डर तो रहता है एक बड़ी टीम को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेन मैच में कोई चीज़ जो है ना वो चौक कर जाए या कुछ हो जाए। लेकिन अभी तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं जनाब। इस प्रोग्राम में अभी मजीद बात करेंगे, खासतौर पर कल होने वाले मैच के स्पॉन्सर सेगमेंट है, और फिर कल जो पेशावर और कराची का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में एक कह लीजिए नॉकआउट मैच भी बन सकता है, जो कि यहाँ पे टीमों को पकड़ना पड़ेगा एक दूसरे को। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। अब कल होने वाला मैच पेशावर वर्सेस कराची, रावलपिंडी में पहला मैच। और तनवीर सबसे पहले तो हमारी मालूमात में इजाफा कीजिएगा, हमने पिंडी में जो मैचेस देखे हैं, आप तो वहाँ बहुत खेले भी हैं, कैसी विकेट हम एक्सपेक्ट करें, और डे नाइट मैच होगा, और टॉस का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर? देखिए वही मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करेगी, क्योंकि ग्राउंड बहुत तेज़ है, वहाँ चेज़ होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन
जो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे चेज भी होने के ज़्यादा चांसेस है, तो ऐसे ही होगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग करेगी। अच्छा, हमने जो फ्लैट पिचें बनाई उसने तासुर खराब कर दिया इस बेचारे ग्राउंड का। बड़ा अफसोस है इस ग्राउंड के साथ क्या हुआ है। लेकिन इस पिच को तो हमेशा पाकिस्तान में कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए, सीमर्स के लिए सबसे ज़्यादा साजगार रहती है, बट क्या T20 में और PSL में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंडर लाइट समझिए? देखें, टेस्ट मैचेस में ज़्यादातर फ़ायदा होता है कि फास्ट बॉलर्स को, हमने जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत खेली है वहाँ पे। जी। लेकिन खैर डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इतना ज़्यादा घास वहाँ छोड़ देते थे, तो वो तो बॉलर्स के बड़े मज़े होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होता। T20 में और वनडे क्रिकेट में हम ये बोलते हैं कि ऐसी पिच बने जिसपे बॉलर्स को भी फ़ायदा हो, बैट्समैन का भी हो। बैट्समैन का फ़ायदा आपको नज़र आएगा। अंडर लाइट्स अगर आप बात करते हैं, मौसम भी थोड़ा सा रात का थोड़ा सा ठंडा है वहाँ पे, ठीक है, ड्यू भी हो सकती है, लेकिन अंडर लाइट्स में आपका बॉल स्विंग होने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, तो उसमें फास्ट बॉलर्स को जरूर हेल्प। चलिए, मेरा अगला सवाल ये कि प्रेडिक्शन बढ़ रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अब तनवीर इसी पॉइंट पर जो आपने बात की, प्रेडिक्शन भी हमारे सामने, वो भी बता दीजिएगा कि अब कंडीशंस को देखते हुए, और अगर आप दोनों टीमों का मवाजना करें, मोहम्मद आमिर इज़ लाइकली टू मेक अ कमबैक। हालांकि आप कह रहे थे कि उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन जो खबरें शायद वो खेल लेंगे। फिर पेशावर के पास अरशद इकबाल, सलमान इरशाद, वहाब रियाज, जिनको लाहौर में तो 12 रन पड़े, बट क्या पिंडी में इन दोनों में से फिर किस टीम को आप लगता है बॉलिंग अटैक को ये विकेट सूट कर सकता है? और कल के मैच की प्रेडिक्शन क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा? देखिए, मैं चाहता हूँ पेशावर ज़ल्मी जीते। अच्छा, लेकिन टफ टाइम देगी कराची की टीम, क्योंकि जो मोमेंटम पकड़ा है, जीती हुई आई, और हम बात भी कर चुके हैं कि अगर जीत रही है तो मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा, जिससे अब लाहौर कलंदर की टीम अब कर रही है। तो कराची को भी जेम्स विंस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी जगह कोई सा भी प्लेयर लेके आ जाए, उसने परफॉर्म करना है कि उसके ऊपर प्रेशर भी है कि अगर शर्जील आता है या कोई भी आता है, उसने परफॉर्म करना है। लेकिन विंस की वजह से जो पहले 6 ओवर थे बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। अगर मैं ज़ल्मी की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ज़ल्मी को जीतना ज़रूरी है। ज़ल्मी और कराची इन रहेंगे टूर्नामेंट में, मजा आएगा कि कौन सी टीम। अब आपको लग क्या रहा है प्रेडिक्शन में, अगर मैं आपसे एक टीम पूछूं, प्रेडिक्टर आपके सामने? देखिए, मैं ज़ल्मी के साथ जाना चाह रहा हूँ। ज़ल्मी के साथ जीतना चाहिए ज़ल्मी को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बाबर आजम बड़ा स्कोर करेगा। चले, मैं भी आज के हक में बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले 2 प्रेडिक्शन में तनवीर से शिकस्त खाकर ये मैंने सबक सीख लिया था कि मैं वो टीम बोलूंगा जो मुझे लगता है जीतनी है। ये नहीं कि आपने बोल दी ए और मैं बोलूंगा बी, आपने लेकिन आप तो कराची के साथ ही जाएंगे। नहीं, कराची के साथ नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए जाऊंगा ज़ल्मी के साथ कि जेम्स विंस का फैक्टर बहुत बड़ा है, बिकॉज वो उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेकर आए उन बैटिंग लाइन में। सब कुछ जेम्स विंस ने किया इस टूर्नामेंट में उनके लिए, और फिर मैथ्यू वेड ने। तो माय प्रेडिक्शन आज तो पेशावर ज़ल्मी। आज हम दोनों पेशावर ज़ल्मी कर रहे हैं। फिर मुझे मत बोलिएगा कि आपने बोला था, मैंने आपके नहीं, मैंने दिलो जान से और खुली आंखों के साथ, प्रोड्यूसर साहब केक नहीं आया करके, प्रोड्यूसर साहब केक नहीं आया। जैसा फूल आया था ना वैसे ही केक आएगा अभी थोड़ी देर में, अभी आने वाला है। केक भी आपकी नजर में केक किलो, फूल जो किलो वाला था, आप केक भी किलो वाला लेके आ जाते। मैंने ऑर्डर किया है, पर टाइम लग रहा है जरा। चलिए, मुझे क्विक ब्रेक में प्रोग्राम में चलना है, और ब्रेक से आप तो हम कुछ और बातें हैं, डिजिटल पे बड़ी बातें चल रही होती है। भाई आप लोग भी फीडबैक भेजिए, आपके ज़हन में तनवीर के लिए कुछ सवाल है या कुछ टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। सोशल मीडिया पर जो डिबेट चल रही होती हैं उसको जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं ताकि तनवीर की राय भी आप तक पहुंचे। जनाब शाहिद आफरीदी ने कल एक बात कही, उन्होंने कहा कि बाबर आजम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बाबर आजम को वाकई वो बहुत बैक करते हैं, उन्हें बहुत हाई रेट करते हैं। कि उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंसेज हैं जैसे AB डिविलियर्स की, रोहित शर्मा की, या और दुनिया के प्लेयर्स का उन्होंने नाम तो नहीं, लेकिन वो इशारा कर रहे थे कि बाबर जब मैच फिनिश करेगा, मैच जितवाएगा, तो फिर उस कैलिबर पे आ जाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे तनवीर, शायद से तो मैं नहीं पूछ सकता, वो हमारे शो में नहीं है, क्योंकि बाबर ओपन करते हैं स्पेशली T20 में, और यहाँ पे मैच फिनिश करना ओपनर के लिए हमेशा बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ओपनर का काम है रन करना पावर प्ले में और एंकर करना। मैच फिनिशर अलग होते हैं। आप इससे मुत्तफिक है मेरी बात से या आप इससे इख्तलाफ करेंगे? देखिए, हर किसी का जो ओपिनियन अपना अपना होता है, और मेरी सोच ये है, जो जितना क्रिकेट के बारे में मुझे ये पता है, देखिए हमेशा मैच विनर्स आप उस टाइम होते हैं जब आपके आगे पीछे मैच विनर्स होते हैं, तब आप मैच विनर ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आप प्लेयर अच्छे हैं और आपके आगे पीछे मैच विनर्स हैं और आप नहीं जितवा पा रहे, आप टीम को मुश्किल टाइम पे नहीं निकाल पा रहे, तब आपके ऊपर उंगलियां उछलती हैं। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, उसके आगे पीछे देखा है के राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये सब हैं। जब इस किस्म के सूर्या कुमार यादव, अभी लोगों को आइडिया नहीं है, जो क्रिकेटर समझते हैं ना, उनको ज़रूर आइडिया होगा कि रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर
सूर्या कुमार यादव का कितना प्रेशर आ चुका है, जिस किस्म की वो इनिंग्स खेलता और इंडिया को लेके निकलता है वो मैच, ठीक है ना, तब आप परफॉर्मर होते हैं। इस तरह दुनिया के और बड़े प्लेयर भी देख लें। बाबर आजम मैच विनिंग परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं दे पाता, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, अगर T20 क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है। अब आप ये तो देखो कि उसके आगे पीछे है क्या। पूरी पाकिस्तान टीम में एक ही टॉप का प्लेयर है, और अगर हम रिजवान की बात करते हैं वो सिर्फ T20 में ऊपर से रन्स करता है, बिल्कुल ठीक। वनडे क्रिकेट में उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेलता हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है या टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो बाबर आजम के ऊपर ये प्रेशर है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। हाँ, बाबर आजम अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन, स्मिथ इनके बीच में अगर खेल रहा हो और मैचेस ना जितवाए, तो फिर तो मैं भी सबसे पहले बोलूंगा कि भाईजान आप में मैच जितवाने वाली एबिलिटी ही नहीं है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बारे में लोग क्यों बोलते थे कि प्लेयर तो बहुत बड़ा है, रन्स बहुत किए, लेकिन मैचेस नहीं जितवाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी सौरव गंगोली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, ठीक है, नहीं खेलते तो रहे हैं ना इनके साथ, खेलते तो रहे हैं ना, तो ये वजह है। इसीलिए फिर सचिन तेंदुलकर के ऊपर बात होती थी कि ये मैच विनर नहीं है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल और है, क्योंकि फखर जमान आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, ये डिबेट पुरानी होगी लेकिन इस फखर की फॉर्म ने इस डिबेट में कहते हैं नई चंगारी डाल दी है कि भाई ओपन किसको करना चाहिए T20। वनडे में तो फखर ओपन करते हैं, इमाम के साथ बाबर नंबर 3 पर आते हैं, और फिर हम बात करते हैं अगर T20 की तो रिजवान बाबर ओपन कर रहे हैं, 200 रन भी चेस करवाए। लेकिन वो जो एक स्ट्राइक रेट की डिबेट है वो चल रही है, फखर जमान की क्या पोजीशन होनी चाहिए हमारी T20 टीम में? देखिए, उनको तो ओपन ही करवाना चाहिए। किसके साथ? अगर आपने रिजवान के साथ T20 की बात कर रहे हैं, रिजवान के साथ, लेकिन ये बहुत डिबेट बन चुकी है, मेरी भी बहुत से लोगों से बहस होती है, वो कहते हैं जी आप बाबर आजम को भी डिफेंड करते हैं। बाबर आजम, देखिए बात ये है कि बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी इस टाइम बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ। अगर आप उसको छेड़ेंगे और ऊपर से कुछ ना हुआ, फिर यही लोग जो उसके बारे में कहते हैं यही बोलेंगे, ओ जी बाबर को क्यों हटा दिया, बाबर को हटाने की जरूरत नहीं थी, वही ठीक था। ठीक है, मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी सबको पता है कि अगर बाबर तीसरे नंबर पे आता है उसकी वजह से फिर एक ओपनर सेट हो जाएगा टीम में, ठीक है, लेकिन ये कुछ होना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं, जिस तरह मैं आज़म की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह पे बात की है कि मैं जिस नंबर पे आके खेलता हूँ उस नंबर पे सिर्फ स्ट्राइक रेट की वैल्यू होती है, एवरेज की कोई वैल्यू नहीं। ये बोला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से उनको शायद इतनी समझ नहीं है क्रिकेट की, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की है। देखें क्या गलत कहा मैं बताता हूँ, देखिए तो मैटर करता है वहाँ पे, अगर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना तो पोलार्ड जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो रसल आर्नल्ड जो है वो टीम से, आंद्रे रसल वो टीम से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो काफी लंबा सुने ना, अगर स्ट्राइक रेट की बात होती है, देखिए जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जो 5वें 6ठे नंबर के जो प्लेयर्स होते हैं उनका स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज, उनकी तकरीबन 25-30 की एवरेज होनी चाहिए और स्ट्राइक रेट 140-50 का, ठीक है, तब जाके आपकी टीम में जगह बनेगी। अगर आप 15-20-19 की एवरेज से खेल रहे हैं तो आप जो आसिफ अली, रिमेंबर दी नेम, ये तो पहली फुर्सत में टीम में होने चाहिए, फिर इनको तो टीम से बाहर नहीं होना चाहिए, तो वो जरूरी है। एवरेज स्ट्राइक रेट जो ऊपर का प्लेयर है, कंसिस्टेंसी जरूरी है आपके पास, जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर का जो प्लेयर है या ओपनर है, अगर वो अपना स्ट्राइक रेट 115, 120, 25 भी रखता है, उसके साथ साथ वो बड़े रन्स भी करता है, तो उसकी स्ट्राइक रेट की बात कभी नहीं। मुझे क्विक प्रोग्राम में ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तो जनाब, कल के मैच के हवाले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये कि 6:30 बजे टॉस है, 7 बजे मैच है, तो ये मत भूलिएगा, जो कि पिंडी है नया वेन्यू। आप पॉइंट टेबल सामने लेकर आते हैं, तनवीर से पूछते हैं, तनवीर मिड हो चुका है इस टूर्नामेंट का, कुछ टीमों ने 6 मैचेस खेले, बताया तो टीमों ने 5 भी खेल लिए हैं। कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको लगता है कि ये टीमें तो पहुँच सकती हैं? ऑब्वियसली मुल्तान और लाहौर तो बहुत आगे हैं इसमें। देखिए, लाहौर, मुल्तान जी, इस्लामाबाद 3 हो गए, बाकी पेशावर और कराची, इन दोनों में से कोई टीम आएगी। मुझे ऐसा लगता है शायद पेशावर को आना चाहिए, लेकिन 2 मैचेस इस PSL में ऐसे नज़र आए, ऐसे खेले गए जी जी, जिसमें मुझे समझ नहीं आई ये क्रिकेट हुई क्या। ठीक है, वो 2 मैचेस देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि पेशावर की टीम आएगी या कराची की टीम आएगी। कौन से 2 मैचेस? मतलब 2 मैचेस ऐसे खेले गए जिसमें क्रिकेट खेलते हुए कोई समझ नहीं आई। बताए ना कौन से मैचेस?
एक लाहौर और कराची का, और एक कराची और मुल्तान का। ये जो लास्ट मैच हुआ जिसमें ये वो दो डे मैच में मैचेस ऑल आउट ऐसे हुए। हुए, मुझे समझ नहीं आई कि क्रिकेट हुई कराची क्या ने है। अच्छी क्रिकेट खेली। क्रिकेट हुई क्या है, कुछ प्लेयर्स ने क्या क्रिकेट खेली है, टीम से ड्रॉप भी हुए हैं कुछ प्लेयर्स, मतलब कुछ समझ नहीं आई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि एक क्रिकेटर बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकता है कि ये क्रिकेट हो क्या रही है। तो इन मैचेस को देखने के बाद आगे क्या सूरत हाल होती है, इन दो मैचेस देखने के बाद पेशावर कराची में से कोई एक। अच्छा, कोयटा के लिए आपकी क्या राय है, क्योंकि बॉटम पर हैं, 5 में से 4 मैच हारे में जैसन रॉय भी वापस चलेंगे, जैसन रॉय और विंस आएंगे 7-8 मार्च के बाद। सो कोयटा के लिए तो और मुश्किल है, और उनके पास कोई मुतबादिल भी नहीं है, असरंगा और रॉय के मुतबादिल नहीं है। देखिए शायद कुछ लोग हमारी कॉपी करते, मैंने ये नोट किया है कि हम कुछ बातें करते हैं, वो शायद आगे चल के वो भी वही बातें करते। मैंने आई थिंक तीसरा या दूसरा मैच कोयटा की टीम हारी थी, तो मैंने उसी टाइम कह दिया था कि अगर कोयटा को आगे चल के खेलना है, टीम मैनेजमेंट में भी चेंजिंग और स्पेशली सरफराज, जिस तरह मैंने आपके बात की थी कि अगर ये मैच सरफराज हार गया, लास्ट मैच शायद बोला था जी, उसमें उसको फिर कप्तानी से शायद वो नेक्स्ट ईयर कप्तानी ना हो। मेरे ख्याल में सरफराज को अब चेंज कर देना चाहिए, एज अ प्लेयर खेलें। सरफराज को भी चेंज करना चाहिए और टीम मैनेजमेंट को भी चेंज करना चाहिए। अगर सरफराज को चेंज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट हेड कोच। तनवीर 5 के 5 मैच जीत सकते हैं, व्हाई नॉट का कमबैक। बहुत से लोग कह रहे हैं सरफराज को चेंज होना चाहिए, तो व्हाई नॉट हेड कोच को भी चेंज होना चाहिए। अगर सरफराज की कप्तानी में टीम ने जीत रही, चले वक्त हमारा जो है खत्म पदीर हुआ, करेंगे कि 5 मैचेस बाकी, वो कहते हैं मैच बाकी तो आस बाकी। 5 मैचेस कोयटा जीत कर अभी भी सूरत हाल को तब्दील कर सकती है। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। और कराची और पेशावर के दरमियान अहम मैच से पहले कल दोबारा 5:05 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।